बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, जिस तरह से आपको पता है कि 30 अगस्त को आपका फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर्स में से जो एक चैप्टर अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वर्क एनर्जी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने जो आपको प्रिपरेशन में बताया था कि सबसे पहले जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर करना है, पहले तो जो बुक मैंने रिकमेंड की है, लाइक मैंने फिजिक्स के लिए ज़यान पब्लिशर की बुक रिकमेंड की है, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट में वर्क एनर्जी आने वाला है, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर करने के लिए बैठे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया, पीएमडी सिलेबस इस तरह से मोबाइल में खोल लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए सब टॉपिक मेंशन है और नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब यही सब टॉपिक। फॉर एग्जांपल वर्क से आपको समझ नहीं आ रहा कि वर्क से किस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपने पढ़ लेना है कि भाई इस टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए और साथ साथ आप वर्क का देख लिया आपने, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे पूरा कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं वर्क का, तो आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद पास पेपर टॉपिक वाइज अगर है तो सॉल्व कर लिया ना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपने चैप्टर वाइज कर लिया, अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम वर्क के सब टॉपिक देखने जा रहे हैं, तो देखें वर्क एनर्जी में जो उन्होंने वो आपसे चाह रहे हैं वो वर्क। अब वर्क में वो क्या पूछना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं वर्क से। तो जब मैं आपको वर्क का यहाँ से ऊपर से ओवरव्यू दूंगी ना, मैं ऊपर से ओवरव्यू दूंगी, आपने खुद इसको रीड करना है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी सेकंड टॉपिक है, उनका सब टॉपिक एनर्जी। अब एनर्जी में क्या पूछना चाह रहे हो, कह रहे डिफाइन कर ले एनर्जी को, ठीक है। तो एनर्जी भी हम इसी बुक से करेंगे, ठीक है। और देन काइनेटिक एनर्जी में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, तो वो सारा कुछ, ठीक है। एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, वही बातें आ गई। ये सारे अब आपने वन बाय वन पढ़ने। एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पावर से रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं, एक्सप्रेस पावर ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आप जब पावर का पढ़ेंगे ना, ये सारे जो सब टॉपिक मेंशन है, ये पढ़ने के बाद ज़यान पब्लिशर से पढ़ने के बाद आप ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर दे पाएंगे कि भाई ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और इसी में से ही एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन जो है ये सारे टॉपिक, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इन सारे सब टॉपिक और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो मैंने पढ़ लिए हैं, अब वो मैं आपको इस ज़यान पब्लिशर की बुक से ऊपर से ओवरव्यू दूंगी, और आपने क्या करना है, पीडीएफ मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है, आपने रीड आउट लाजमी कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब देखें जो मैंने आपको पीएमडी सिलेबस दिखाया, अब मैं आपको जस्ट मैं बताऊंगी और आपको होमवर्क मैं बोलूँगी या ना बोलूँ, आपने होमवर्क करना है। जो मैं कहूँ कि ये करना है तो आपने करना है, होमवर्क ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी में सबसे पहले जैसा आपका सब टॉपिक था वर्क, तो बेटे वर्क में क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि आप बचपन से पढ़ते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है। फार्मूला क्या है, एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला है, यही फार्मूला इन्होंने एक्सप्लेन करके डेफिनेशन बना दी है, ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट है किसका, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये आपका वर्क डन कहलाता है। अच्छा, अब जैसे कि ये बॉडी है, ये इस तरफ डिस्प्लेस कर रही है, इस पर फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, ठीक है। तो ये एफ, अब फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। जो एक्स एक्सिस पे था वो एफ कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस पे एंगल के सामने जो होता है ना वो साइन लेते हैं हम, ठीक है। तो वो एफ साइन थीटा, एंगल के सामने तो एफ साइन थीटा ले, या जो कॉम्पोनेंट एंगल के सामने होगा वो एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस पे होगा वो कॉस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने फोर्स के कंपोनेंट को, फोर्स को जो है ना उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से था। और बाकी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको आप एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको पता है कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये तो एक सेंस की बात होती है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और इसका जो यूनिट क्या है, जूल है। अब जूल किस तरह से है आपने निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको पता है कि वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी। अब एफ आपको पता है क्या है, एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी के बराबर होता है ना। और एक ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी मीटर है इसका यूनिट, तो 2 मीटर हो गए, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 जूल इसके बराबर, ये एमसीक्यूज आता है कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क आपको पता है जूल। अगर आपसे पूछे कि 1 जूल इज इक्वल टू और आपको ऑप्शन दिए हो, तो बेटे ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया। और ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इन अर्थ सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क, कि भाई अर्थ सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, आरजी होगा। और आपसे ये पूछा जाता है कि भाई 1 अर्ज किसके बराबर होते हैं, कितनी जूल के बराबर हो, क्या आपको पता है कि ऐसा यूनिट तो जूल है। अब अर्ज में अगर वर्क का यूनिट अर्ज है, तो बेटे 1 अर्ज किसके बराबर हो, कितनी जूल के बराबर होता है, 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब जो
पास्ट पेपर में जिस तरह से पूछे जाते हैं, देखिए आपको क्या कहते हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एज शो इन द फिगर बिलो देन द वर्क डन ऑन द बॉडी। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अंधाधुन ए लगा देंगे एफ डी कॉस थीटा। बेटे यहाँ पे पूछा है आपको जो है डिस्प्लेसमेंट पता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपने देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट फोर्स जो क्या है, देखो इन्होंने एक हिंट दी हुई है कि अंडर दी एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती है, देखें अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब ये एंगल के सामने मैंने कहा था कि एफ साइन थीटा होगा और दूसरा एफ कॉस थीटा होगा। अब आप देखेंगे भाई हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एफ डी साइन थीटा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपने देख लेना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल दूसरी, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ये एंगल आपको दिए कि भाई इनमें से कौन सा एंगल है जिसमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा वर्क कवर करेंगे। व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो कौन सा एंगल होगा जिसपे मोर वर्क डन परफॉर्म होगा। तो बेटे आपको पता है कि एफ डी, मैंने अभी ऊपर जो आपको फॉर्मूला बताया था तो एफ डी कॉस थीटा ये इसका है ना। अब कॉस आपको पता है कि कॉस 0 बराबर होता है 1 के, यही पता है ना आपको, कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब जितना एंगल कम होगा उतनी कॉस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी एफ डी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। एफ डी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मतलब वर्क डन ज़्यादा परफॉर्म हो रहा होगा। तो इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है 20, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा उसके बाद एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन ऑन द बॉडी इज 50% ऑफ द मैक्सिमम वर्क। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें जो वर्क डन है ना वो 50% हो मैक्सिमम वर्क के। ठीक है, 50% हो किसके, मैक्सिमम वर्क के। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है इसमें आपको पता है कि इसमें कौन सा एंगल है जो कि हाफ मीन मैक्सिमम वर्क का हाफ आए। तो आपने कहा कि नहीं 30 भी नहीं हो सकता, 45 भी नहीं हो सकता, 90, कॉज 90 तो 0 हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए जो MCQ सोल्यूशन की भी ट्रिक्स होती हैं। अब देखिए पहले आप वो ऑप्शन हटाए जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब कॉज 90 तो 0 होता है, ये डी तो हो ही नहीं सकता, ना 30 हो सकता है ना 45 हो सकता है, तो बचा 60। ठीक है, तो कॉज 60 आपको पता है कि 1.5 के 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वर्क डन जो होगा 50% वो 60 डिग्री में ही परफॉर्म होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं, ये तो आपका वर्क का समझ आ गया, उसका फार्मूला, उसका यूनिट। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दी। अब आते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो बेटे पॉजिटिव वर्क क्या होता है, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बेटे कॉज 90 पे वर्क डन 0 होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 90 जब आप पुट करेंगे तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब पॉजिटिव वर्क में हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क तब परफॉर्म होगा जब एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल हो ना वो 90 से कम हो। जब 90 से कम होगा ना एंगल, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 30 देन वर्क डन विल बी। अब वो कह रहे हैं कि एंगल जो है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के वो 30 है, तब वर्क डन बताएं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम। तो आपके फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम ने बताया था कि भाई लेस देन 90 होगा अगर एंगल, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो फौरन आपने पॉजिटिव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेगेटिव वर्क। तो बेटे नेगेटिव वर्क क्या होता है, सेम इसी डेफिनेशन को घुमा दे, इसी डेफिनेशन का उलट कर दे। जैसे यहाँ पे था कि पॉजिटिव वर्क तब परफॉर्म होगा जब एंगल लेस देन 90 होगा। अब नेगेटिव वर्क में क्या होगा, एक सेंस होता है कि नेगेटिव वर्क होगा जब एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। तो नेगेटिव वर्क कब परफॉर्म होता है बेटे, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90। जब एंगल जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो एंगल है वो जब वो ग्रेटर देन 90 होगा तब वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या आता है, जब लेस देन 90, और नेगेटिव में ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जाम्पल, इफ द बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स में आपके दिमाग में फ़ौरन आ गया कि इसका मतलब कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन क्या है, 90 है। ठीक है, शोन इन द फिगर द वर्क। अब देखिए इस फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई अब फिगर भी आपको दे दी, डिस्प्लेसमेंट ये और ये सीधा होता है ना 90 डिग्री, 90 और फोर्स इस तरफ जा रही है। इसका मतलब 90 से बड़ा है, 90 से फोर्स 90 से जो है वो एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है, अच्छा ये भी आपको समझ आ गया। अब जीरो वर्क, बेटे जीरो वर्क क्या होता है? इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। अभी बताया था कि बेटे cos 90 बराबर होता है जीरो के। जब आप एफ डी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क क्या आ जाएगा? जीरो ही होगा ना। तो ये तो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 द वर्क इज जीरो। ठीक है, अच्छा अब देखो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज। देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जैसे कि इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक चार्ज है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स देखिए परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और वो ये इस चार्ज की वेलोसिटी है, जिस चार्ज से ये इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट कह ले। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है या डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि क्या है? एंगल क्या है? 90 है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? जीरो ही आएगा ना, कि वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल दी है। मैं आपको भले आप इसको सेंटीपिटल फोर्स समझ लें, मैग्नेटिक फोर्स समझ लें, जो भी समझना है। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स भी क्या होती है? हमेशा जीरो होती है, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या कह लें। ठीक है, तो एफ जब cos 90 जीरो होगा तो ये भी वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्या है? मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, सेम ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मूव कर रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर होगी हमेशा किसके? वेलोसिटी के या केले के डिस्प्लेसमेंट के। ये और है स्लैश का मतलब। ठीक है, तो देखें ये 90 का एंगल ही बन रहा है ना, सेंटीपिटल फोर्स में भी 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब जीरो। ठीक है, वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो बेटे आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन समझ लिए। अब आते हैं हम एक ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ़ द बॉडी कवर्स नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज़ ज़ीरो। देखें अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है बॉडी जो है कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं कर रही तो वर्क उसका क्या होगा? अब आपको पता है कि वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क एफ इंटू डी, ये होता है ना। अब जब डी ज़ीरो हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि नो डिस्प्लेसमेंट, बट इसका मतलब कि डी ज़ीरो है। जब आप डी ज़ीरो पुट करेंगे और फोर्स ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि इफ़ द बॉडी कवर नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज़ ज़ीरो। अच्छा इन्होंने लाइन दी और मैंने समझा भी दिया कि वर्क क्यों जीरो। तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर फोर्स भी जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। एफ और डी में कोई भी जीरो होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट है ना, जीरो कोई भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगी, तो वर्क जीरो। अच्छा उसके बाद आ जाए वर्क डन बाय अ मैन पुशिंग द रिजिड वॉल इज़ ज़ीरो बिकॉज। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि एक वर्क डन बताए उस आदमी का जो कि पुश कर रहा है। एक सख्त दीवार है, एक सख्त दीवार खड़ी हुई और वो उसको क्या कर रहा है? यूँ करके पुश कर रहा है। ठीक है, तो वो अब वो पूछ रहे वर्क डन जो उस आदमी के ज़रिए हो रहा है जो कि उस दीवार को पुश कर रहा है वो ज़ीरो है, वो उसका काम ज़ीरो है। वो एक सख्त दीवार पे क्या कर रहा है? जोर लगा रहा है और उसका काम ज़ीरो है क्योंकि वो दीवार मूव नहीं कर रही ना, इस वजह से तो ज़ीरो है। तो वो पूछ रहे कि क्यों? बिकॉज क्यों? क्योंकि वो दीवार मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। जाहिर सी बात है वो रिजिड वॉल है, वो रिजिड वॉल मूव नहीं कर रही, वो जोर तो लगा रहा है, वो फोर्स तो लगा रहा है वो बंदा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रही, वो दीवार आगे ही नहीं जा रही। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है क्या है? वर्क डन तो ज़ीरो ही होगा ना। तो ये ऊपर लाइन देखिए एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह से भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा उसके बाद आता है इफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज जीरो। अब दूसरा कि अगर फोर्स जीरो हो, पहले आपने क्या देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क जीरो होगा, अगर फोर्स जीरो है तब भी वर्क जीरो होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर फोर्स जो एक्ट हो रही है बॉडी पे अगर वो जीरो है तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, देन द वर्क इज डन ऑन वर्क डन इट जीरो। वर्क डन तो जीरो ही होगा। देखिए अब पहले केस आपने देखा कि बंदा दीवार पे फोर्स लगा रहा है लेकिन वर्क जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। अब दूसरा है उन्होंने केस दे दिया कि फोर्स अगर जीरो होगी, अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, एक ये कार है, ठीक है, ये कार खड़ी हुई है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, फोर्स जीरो है, ठीक है, ये कार अपनी जगह पे जिस तरह से पहले थी उसी तरह से ही खड़ी हुई है। तो बॉडी इज़ यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म। अच्छा पहले तो ये रेस्ट में थी ना तो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन अगर कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करती जा रही है, ठीक है, अगर इस पर फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, बीच में दरमियान में फॉर एग्जांपल उस बंदे को कहीं
वो सुकून से ड्राइविंग कर रहा है और एक कॉन्स्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये बताएं कि जाहिर सी बात है फोर्स नहीं लगी तो वर्क डन तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन अगर फोर्स नहीं लग रही तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में उसने कहा कि नहीं मुझे जल्दी पहुँचना है उस जगह तक, तो वो फोर्स बढ़ाएगा। फोर्स किस तरह से बढ़ाएगा, कोई बंदा थोड़ी ना आएगा उसको पीछे से धक्का मारने। वो क्या करेगा, वो इंजन जो है ना वो गाड़ी में बैठ के क्या करेगा, अपनी इंजन की फोर्स को बढ़ाएगा। जब इंजन उस कार पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो उसकी 20 मीटर पर सेकंड से 50 हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगी, इंजन ने उस गाड़ी पर फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। यही हुआ ना कि इंजन पे गाड़ी ने फोर्स लगाई तो फोर्स बढ़ी और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन अगर फोर्स ज़ीरो है, वो फोर्स ज़ीरो है मतलब उस कार पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो कार जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। 20 से मूव कर रही है तो 20 से ही मूव करेगी। तो इसका मतलब कि वो बॉडी या वो कार कह ले वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड कह ले, ठीक है। तो ये MCQs आते हैं, वो पूछते हैं कि अगर फोर्स ज़ीरो है और तो वर्क डन भी ज़ीरो है, ये बताया कि स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल होगी। तो बेटे यूनिफॉर्म होगी। आपने कार की एग्जाम्पल फ़ौरन माइंड में लानी है। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना कि कार कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि अब मुझे जो है मैं बहुत रिलैक्स 8:30 बजे हमारी फ़र्स्ट क्लास होती है यूनी में। अब मैं 8 बजे अपनी कार में ड्राइविंग कर रही हूँ और बहुत आराम से जा रही हूँ, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन मैं लेट पहुँचती, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से मैं उस दिन जा रही हूँ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं अपने यूनी पहुँच गई, लेकिन उसी अगले दिन मुझे लेट हो गया, ठीक है। मैं 8:15 से घर से निकली और मुझे 8:30 पे पहुँचना है यूनी पे। तो मैं क्या करूँगी, 20 मीटर पर सेकंड से तो मैंने कार स्टार्ट की ताकि मैं उस मोहल्ले से निकल जाऊँ, ताकि किसी को हिट ना कर दूँ। फिर बाद में जब मुझे रोड खाली मिला तो मैंने क्या कर दी, अपनी स्पीड जो है ना 20 से मैंने कर दी कि कहाँ तक, 60 कर दी। किस तरह से की, मैंने फोर्स बढ़ाई, मैंने इंजन की फोर्स को बढ़ाया और इंजन की फोर्स जब बढ़ी तो उसने कार पे फोर्स लगाई, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी यूनी चली गई, क्योंकि मेरी स्पीड, मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि फोर्स लगी उस पर, ठीक है। तो ये बात याद रखेगा, जब फोर्स नहीं लगती किसी बॉडी पे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, लेकिन अगर कोई फोर्स लगे तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये पूरे MCQs पॉइंट है, बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। या भी तो आपको बहुत आसान लग रहे हैं, तो बेटा ये जो मैं समझा रही हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट गेन कर लें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब एग्जाम्पल देखें, इफ़ द कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देन वर्क डन ऑन द कार बाय इंजन। अब जो वर्क डन होगा ना उस कार पर इंजन के ज़रिए या फ्रिक्शन के ज़रिए नेट फोर्स रिस्पेक्टली, तो क्या होगा। तो अब आपको पता है कि वर्क डन तो उसका क्या होगा, सबसे पहले वो इंजन के ज़रिए पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वर्क डन ऑन द कार बाय इंजन। पहले इंजन का आपने बताना है, फिर फ्रिक्शन का बताना है, फिर किसका बताना है, नेट फोर्स का। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अच्छा बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंशन है और कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द कार बाय इंजन। बेटे वो कह रहे हैं कि अगर कोई कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और देन उसके बाद वर्क डन, एक्चुअली इंग्लिश आप लोग की हमारी कमज़ोरी होती है, तो फिर हमें समझ नहीं आता और हम कुछ गलत ही करके आ जाते हैं। तो बेटा ये पढ़ें कि इफ़ द कार इज़ मूविंग, कार है जो कि मूव करी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उस पर इंजन की कोई फोर्स नहीं लगी, लेकिन फिर क्या हुआ, देन फिर वर्क डन, उस पर वर्क हुआ, उस पर काम किया गया इंजन के ज़रिए, फिर फ्रिक्शन के ज़रिए और नेट फोर्स फिर क्या होगी। तो अब आपको पता है कि इंजन के ज़रिए जो कार पे फोर्स लगती है, देखिए ये कार है,